So today in the continuation of the chapter number 3 we are taking a topic heating effect of current. सबसे पहले समझते हैं कि heating effect of current है क्या. The phenomena of production of heat in the resistor by the flow of current in it. दैट मीन्स जब भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है तो जो रेसिस्टेंस वायर होती है वो हीटअप हो जाती है और इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. इस फिनोमेना का सिंपल प्रिंसिपल ये है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने सप्लाई की यूजिंग द सोर्स वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, वो हीट में कन्वर्ट हो रही है. अब ये प्रोसेस क्या है पूरा या क्या कॉज है इसका कि कैसे ये हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम समझते हैं कि सबसे पहला काम क्या हो रहा है यहाँ पे. ये देखना ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो रही है, हमें ध्यान रखना है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आई, कोई भी सोर्स आपने यूज़ किया होगा, उसकी वजह से आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ तो जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रोम अराउंड कर रहे थे सर्किट के अंदर यानी कंडक्टर के अंदर, वो ड्रिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द टर्मिनल. तो कहाँ की तरफ ड्रिफ्ट होना शुरू कर देंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द टर्मिनल. लेकिन ड्यूरिंग देयर ड्रिफ्ट प्रोसेस दे विल बी हैविंग सम कोलिजन विद द फिक्स्ड आयंस. फिक्स्ड आयंस कौन से फिक्स्ड आयंस, ये वही फिक्स्ड आयंस जिनको छोड़कर यानी एटम को छोड़कर जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले थे वो पीछे क्या छोड़ आए हैं, वो आयंस छोड़ के आ गए हैं. और उन फिक्स्ड आयंस से ही इन इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होगा दोबारा, और उस कोलिजन में क्या करेंगे, जो एनर्जी इन्होंने एक्वायर की थी बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ने इनको एक एडिशनल एनर्जी दे दी थी. एक रैंडम एनर्जी भी थी जिसको हम एवरेज वेलोसिटी बोलते थे, वो तो हो जाती है ज़ीरो. लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स जब उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस के अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जब उन्होंने ड्रिफ्ट करना शुरू किया, तब उन्होंने एक एडिशनल एनर्जी एक्वायर की थी और वो एनर्जी उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी टू द फिक्स्ड आयंस. यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई है किसको, आयंस को ट्रांसफ़र हो गई, और आयंस अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और इस वाइब्रेशन की वजह से हीटिंग होती है. तो इसे मैं एक डायग्राम से और सिंपल तरीके से आपको समझाती हूँ. लुक एट दिस फिगर. जब तक ये मैंने शो किया है, एक एटम को शो कर दिया है कि हम पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड है. सो इनिशियली कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कंडक्टर में, गुड कंडक्टर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनका मोशन कैसा होता है, रैंडम. यानी ये इस तरफ मूव कर रहा है, कोई इस तरफ मूव कर रहा है, कोई उस तरफ मूव कर रहा होता है. तो नेट रिजल्टेंट या नेट एवरेज वेलोसिटी जो इनकी होती है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो, जिसको हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन में भी बताया था. तो यहाँ हम कह रहे हैं कि जब रैंडम था तब तो कुछ नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रॉन्स सिंपली आपस में इधर उधर ऐसे ही घूम रहे हैं और कोई कोलिजन या कोई रिजल्टेंट आपके पास करंट नहीं डेवलप हुआ. बट व्हेन यू विल कनेक्ट दिस विद दिस पॉजिटिव सोर्स, जब आप इसे किसी पॉजिटिव सोर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल प्रोवाइड कर देंगे, यानी आपने पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कर दिया, इस तरफ पॉजिटिव हो गया, इस तरफ नेगेटिव हो गया. तो जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले थे एटमॉस्फेयर, यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था तो इसने यहाँ पे पीछे एक आयन बना दिया. यहाँ से भी आउटर मोस्ट शेल से कोई इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा तो यहाँ पे भी एक आयन बन गया, यहाँ पे भी आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. जो ये 3 इलेक्ट्रॉन निकले इन्हीं को मैंने इस एम्प्टी स्पेस में दिखाया. बट जब ये पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई हुआ तो अब ये सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना शुरू हो गए. ये अब इलेक्ट्रॉन्स जितने भी थे यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे. जब ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो इनका सबसे पहले मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हो गया इसके साथ, तो जो एनर्जी इसने एक्वायर की थी वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई अब इस आयन को, और ये आयन अपनी मीन पोजीशन पे इस तरीके से अप एंड डाउन या फिर बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, और इस वाइब्रेशन से एक हीट डेवलप होगी जिसे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कह रहे हैं. नाउ लेट अस डिफाइन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट. सो ये हमने सर्किट एज्यूम किया है, यहाँ पर V पोटेंशियल यानी सेल आपने प्रोवाइड कर दिया और करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में अंदर. A B के अक्रॉस 2 टर्मिनल्स हमने ले लिया, उसके अक्रॉस हमने एक रेसिस्टर भी कनेक्ट कर दिया. सो I इज़ इक्वल टू QT, IT इज़ इक्वल टू Q. सो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है चार्ज की. यहाँ से आप करंट भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन हमें निकालना है वर्क डन. हम वर्क डन को डिफाइन करते हैं V इंटू क्यू, यानी कि हम ये कह रहे हैं इफ़ अ पोटेंशियल V इज़ अप्लाइड अक्रॉस दिस टर्मिनल AB, यानी ये पोटेंशियल V अप्लाई कर दिया अक्रॉस दिस टर्मिनल AB, देन योर टोटल चार्ज इज़ दिस मच एंड इन फ्लोइंग अ चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, आप A से B तक चार्ज ले जाने के लिए यू विल हैव टू परफॉर्म सम वर्क एंड दैट वर्क इज़ इक्वल टू VQ.
ये नॉर्मल बेसिक डेफिनेशन है, पोटेंशियल डेफिनेशन होती थी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वहीं से हमने वर्क डन निकाल लिया पोटेंशियल इनटू चार्ज। यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देते हैं, v इज इक्वल टू आई टी होता है हमारे पास, आई टी इंटू क्यू, सॉरी आई टी इंटू वी, वी क्यू की वैल्यू हमने प्लेस की है यहाँ पे, तो आई टी इंटू वी हमने यहाँ पे पुट कर दिया। एंड देन यू विल हैव आई टी एज इट इज़ रखें, और v की वैल्यू आप चाहें तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू आई आर। सो v का फॉर्मूला भी होता है, तो आपके पास आ गया आई स्क्वेयर आर इंटू टी। दिस इज़ वन फॉर्म ऑफ द वर्क डन। अगर आप चाहो तो इसे दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, विच यू में से वी स्क्वेयर बाई आर टी। क्योंकि ये सब फॉर्मूले इंटर रिलेटेड होते हैं, तो हमें सिर्फ याद रखने होते हैं कि क्या होता है, v इज इक्वल टू आई आर एक रिलेशनशिप है। आप यहाँ से अगर आपने i की टर्म्स में आंसर लाना है तो v को एलिमिनेट करो, और अगर आपने v की टर्म्स में आंसर लाना है तो फिर i को एलिमिनेट कीजिए। तो डिपेंडिंग अपॉन, अगर मुझे i एलिमिनेट करना होता तो फिर मैं लिख रही हूँ v बाई आर। तो अगर मैंने यहाँ i की वैल्यू पुट की तो v स्क्वायर बाय आर की फॉर्म में आंसर आ गया, अगर आपने v की वैल्यू पुट की है तो फिर आई स्क्वायर आर की टर्म्स में आंसर आ गया। तो ये सिर्फ कन्वर्जन्स हैं कि आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। बेसिक फॉर्मूला वर्क डन का क्या है, v इंटू क्यू, और इसी स्टेटमेंट को हम वर्क डन बोल रहे हैं, इसी को हम कहते हैं हीट एब्जॉर्ब, या हीट जो उसके अंदर प्रोड्यूस हुई है हीटिंग इफेक्ट के अंदर, ये वो हीट स्पेसिफाई कर रहा है। हम इसे और फर्दर कन्वर्ट करते हैं, आप इसको जूल्स, ये क्या आंसर आ रहा है इन जूल्स के अंदर, अगर आप जूल्स को कैलोरीज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यही फॉर्मूला वी आई टी डिवाइडेड बाय 4.18 कैलोरीज के अंदर आ जाएगा, या फिर वी स्क्वायर बाय आर टी इंटू जूल्स की जगह हमने 1 बाय, ये 1 जूल जो होता है आपका, ये कन्वर्जन वैल्यू है 1 जूल इज इक्वल टू कैलोरीज 4.18, यानी 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। तो मैंने 1 जूल्स को कन्वर्ट करना था तो कैलोरीज इंटू 4.18 लिख दिया है, ये आपने कन्वर्जन यहाँ पे यूज़ किया और आपके पास आ गया जूल्स हीटिंग इफेक्ट। नाउ लेट अस डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। इट इज़ रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो कोई भी ऐसा अप्लायंस जो है वो एक फॉर्म यानी इलेक्ट्रिक फॉर्म को अगर दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। और ये भी ध्यान रखिए, दिस इज़ द रेट, दैट मीन्स द टाइम फैक्टर इज ऑल्सो देयर। दूसरी भी इसकी डेफिनेशन है, वो भी हम देख लेते हैं। सो इट इज़ रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दी करंट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट। तो जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, एक सर्किट में करंट फ्लो करेगा और उसमें किस रेट पर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ योर इलेक्ट्रिक पावर। सो इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क का हमने अभी रिलेशनशिप निकाला था, वो था वी आई टी अपॉन टी। सो यहाँ पे टी रेट बोला है तो दैट मीन्स हम पावर यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज़ ऑल्सो पावर। लेकिन यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रिकल की बात हो रही है तो आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस की बात कर रहे हैं और करंट की बात करें तो जो वर्क परफॉर्म कर रहा है वो करंट कर रहा है। कहाँ पर? ड्यू टू दी करंट। हीट प्रोड्यूस किसने की? करंट ने की, व्हेन यू हैव अप्लाइड सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस। सो आपने टी को टी से कैंसिल कर दिया एंड योर पावर रिड्यूस्ड एज वी आई। अगेन आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो यू कैन राइट पावर एज आई स्क्वायर आर एंड यू मे ऑल्सो राइट एज वी स्क्वायर आर। सो जो नॉर्मल बेसिक फार्मूला था पावर का, ये वही फार्मूला है और ये हम 9th में भी पढ़ते हैं, 9th से आने इलेक्ट्रिक पावर डिफाइन करते हुए। अगेन इसकी यूनिट हम बता देते हैं, यूनिट क्या है पावर की? वॉट। 1 किलो वॉट को आप कन्वर्ट करें 1000 वॉट लिख सकते हैं, 1 मेगा वॉट 10⁻6 वॉट। एंड देन कमर्शियल यूनिट जो होती है वो होती है हॉर्स पावर, इसको हम HP में रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज इक्वल टू 746 वॉट। Now let us define electrical energy. It is the total work done by the source of EMF in maintaining an electric current in the circuit for a given time. See, इससे पहले वाली जो डेफिनेशन थी उसमें हमने बोला था rate of heat produced due to the current when the potential difference V is applied across the circuit, या rate of maintaining the electrical current in the circuit, वो भी हम कह सकते थे। और यहाँ हम बोल रहे हैं द टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ EMF इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल करंट। लेकिन कितने देर के लिए? एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए। वहाँ था पर यूनिट टाइम के लिए, यहाँ है पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए। सो यहाँ हम वर्क को डिफाइन कर सकते हैं, V इज इक्वल टू पी टी, वी आई टी, ये जूल्स में हो गया और ये हो गया आई स्क्वायर आर टी।
वो भी जूल्स। आप चाहें तो इसको फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं, जूल्स को हम दूसरी कमर्शियल यूनिट्स में लिख सकते हैं। कमर्शियल यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर एंड दिस इज़ 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। ये कमर्शियल यूनिट है। किलोवाट आवर को हम कमर्शियल यूनिट बोलते हैं। तो ये क्या है, ये वो अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो हमें करंट मेंटेन करने के लिए चाहिए बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ कितने किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। Now let us define the power rating. It is the electrical energy consumed per second by the appliance when connected across the mark voltage of the mains. यानी कि अगर आपको मार्क वोल्टेज गिवन हो, उनके अक्रॉस अगर आपने किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कनेक्ट किया है तो वो पर सेकेंड कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है उसे कहते हैं हम पावर रेटिंग। डिफिनीशन फार्मूला वही है V²/R दैट इज इक्वल टू I²R या फिर IV, और ये वॉट में ही आपको देता है। द ओनली डिफरेंस इज़ कि हम क्या निकाल रहे हैं, जब आपने किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को कनेक्ट कर रखा है किसी वोल्टेज से, मार्क वोल्टेज से मेंस के साथ कनेक्ट कर रखा है, तब 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई वो कहलाती है आपकी पावर रेटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये सर्किट लें और बैटरी के साथ हमने एक एमीटर कनेक्ट कर दिया और एक बल्ब के पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है, वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है V। तो अगर वोल्ट मीटर रीड करता है V और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I, देन दी पावर रेटिंग फॉर दिस बल्ब विल बी P इज इक्वल टू VI। यानी कि आपने एक सोर्स के साथ यानी मेन के साथ कनेक्ट कर दिया अप्लायंस को, वो जिस वक्त हम क्या ले रहे हैं, बल्ब ले रहे हैं, तो जो पोटेंशियल उसके क्रॉस हुआ, जो करंट उसके क्रॉस हुआ, उसका प्रोडक्ट आपको पावर रेटिंग की वैल्यू दे देगा। Let us now analyze the power consumption in the combination of appliances. So suppose आपने 3 बल्ब्स लिए, तीनों पे अलग अलग पावर एंड वोल्टेज आपको दे रखी थी, अलग वॉटेज के बल्ब्स थे और P1, P2 एंड P3, और उनका वोल्ट्स जो था वो तो 220 वोल्ट्स है अप्लाई स्टैंडर्ड जिसके लिए वो डिज़ाइन किए जाते हैं। इतना वोल्टेज के लिए डिज़ाइन है और इतनी उनकी पावर वॉटेज वो दे सकते हैं। तो ऐसे 3 बल्ब्स को हमने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया एंड वील सी कि इन तीनों में से अगर तीनों बल्ब्स में से अगर अलग अलग पावर है तो कौन सा बल्ब सबसे ब्राइट ग्लो करेगा जब हम उसे सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम हो गया, जो गिवन वैल्यूज़ हैं उसको यूज़ करके हमने उनका रेसिस्टेंस निकाला। तो एक का रेसिस्टेंस V, वोल्टेज तो तीनों आपको दिए हुए हैं, उनके ऊपर वोल्टेज जो अप्लाई हो सकती है वो तो 220 है, यानी वो स्टैंडर्ड है। लेकिन पावर क्योंकि सबकी अलग अलग दी हुई है तो अलग अलग रेसिस्टेंस आ जाएंगे, एक का R1, R2 एंड R3। अब तीनों रेसिस्टेंसेस हमारे पास आ गए और ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, सो वी कैन फाइंड आउट द नेट रेसिस्टेंस एंड यूजिंग दैट वी कैन फाइंड द करंट इन द सर्किट। करंट हमारे पास आ गया है, बट जब हम ब्राइटनेस दिखाना चाहते हैं सो विल यूज़ फॉर्मूला, क्योंकि करंट कांस्टेंट था तो विल यूज़ द फॉर्मूला फॉर द पावर दैट इज़ I²R। सो कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा, वो करेगा जहाँ पर R आपके पास मैक्सिमम हो। लेकिन R अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो R का रिलेशनशिप विद द पावर क्या होता है, इनवर्स। तो अगर R मैक्सिमम होगी तो पावर क्या होगी, मिनिमम। तो पावर विल बी इन दैट केस मिनिमम। तो कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो कर रहा है, वो बल्ब जिसके पास लोएस्ट वॉटेज है, सबसे कम वॉट है, यानी सबसे कम पावर है, वो वाला बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। सो वी कैन राइट बल्ब ऑफ लोएस्ट वॉटेज एंड मैक्सिमम रेसिस्टेंस will glow bright. So it will glow bright. Same अब हम लेते हैं, या चाहिए मैंने लिखा हुआ था the bulb of lowest wattage will have the maximum resistance and brightness. Next हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। For the parallel combination हमने 3 बल्ब्स लिए सेम वे, और अब की बार हमने पैरेलल में कनेक्ट किया था, लेकिन हमें पता है कि पैरेलल में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। तो सबसे पहला काम तो वही है सिमिलर, कि अगर हमें पावर और वोल्टेज गिवन है तो हम उसके लिए रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। हमने तीनों के लिए रेसिस्टेंस कैलकुलेट किया। सेम आप पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रेसिस्टेंस भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें ब्राइटनेस चाहिए। और ब्राइटनेस का फॉर्मूला, क्योंकि अब की बार पोटेंशियल कांस्टेंट है, लास्ट केस में करंट कांस्टेंट था इसलिए हमने I²R फॉर्मूला लिया, लेकिन अब की बार वोल्टेज कांस्टेंट है तो पोटेंशियल बाय R हम ले लेंगे, रेसिस्टेंस ले लेंगे,
तो हम रेसिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। तो कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा वो डिपेंड करेगा कि अगर आपके पास हाई रेसिस्टेंस हुआ तो ये इन्वर्स रिलेशन है ब्राइटनेस के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। लेकिन अगर रेसिस्टेंस कम हुआ तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। लेकिन अगर रेसिस्टेंस कम है तो पावर क्या है, ज़्यादा है। तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर हाई वोल्टेज वाला बल्ब ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा। Defining the brightness as V square by R, we can just conclude that the bulb of highest wattage will be having minimum resistance and maximum glow. From here only we can calculate the net power for the series combination as well as for the parallel combination. Let us take first series combination. As with the bulb we are given with the power and wattage. So for the series combination you can write V square by P1 plus V square by P2 and V square by P of 3 as a combination of powers. Instead of resistance, from the formula R is equal to P is equal to V square by R. From this relationship you can define R as equal to V square by P. So we have written V square by P, but for the bulb of power P1 we have written P1. For P2 it is P2, V square by P2 and V square by V3 similarly. So आपके पास जो नेट पैरेलल पावर आ गई पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, वो आ गई 1/P दिस वन, जिसमें से इधर V स्क्वायर होगा, जिसमें से V कैन बी कैंसल्ड आउट फ्रॉम बोथ द साइड. सो यू आर लेफ्ट विद नेट पावर एज 1/P1 प्लस 1/P of 2 प्लस 1/P of 3. सो ये नेट कॉम्बिनेशन आ गया पावर्स का. सेम वे वी कैन डिफाइन फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो फॉर्मूला विल बी सेम, but now for the parallel combination we may write, if here only we can just multiply both side by the potential. I'm just writing here as 1, but in the next step I will multiply both side by V square. So it is V square by RP, V square by R of 1, V square by R of 2 and 1 V square by R of 3. So simply you may write as net power is equal to P1 plus P2 plus P of 3. This is for parallel combination, and that was for the series combination. Series combination this one, parallel combination this one. So we have two different formulas for series and parallel combination. So for today's class this much. Next class we will continue with the efficiency of the source of EMF. Thank you.